न्यूयॉर्क के उस बड़े और चमचमाते हॉल में माहौल कुछ अलग ही था। मौका था अफगानिस्तान को लेकर दुनिया के बड़े बड़े देशों की एक अहम बैठक का। जर्मनी, जिसे यूरोप में एक असरदार मुल्क माना जाता है, उसने अफगानिस्तान की हालत पर एक प्रस्ताव पेश किया। कागज पर पढ़ने पर वो प्रस्ताव बिल्कुल दुरुस्त और आदर्शवादी दिखता था। उसमें अफगानिस्तान के लोगों के अधिकारों, महिलाओं की हालत और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बातें थीं। लोकतंत्र की बहाली की मांग भी उसमें थी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और उनके सहयोगी देश, जो हमेशा खुद को मानवाधिकारों का सबसे बड़ा झंडा बरदार मानते हैं, इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़े थे। सबको यकीन था कि भारत भी उनके साथ खड़ा होगा। आखिर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इस मसले पर कैसे पीछे रह सकता है। लेकिन जैसे ही वोटिंग का वक्त आया, सबकी आंखें उस तरफ टिक गईं जहां भारत का नाम चमक रहा था। भारत मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया, यानी तटस्थ रहना चुना। पूरे हॉल में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ चेहरे आश्चर्य से भर गए। पश्चिमी देशों के प्रतिनिधि इस फैसले से हैरान थे, लेकिन यह कोई यूं ही लिया गया फैसला नहीं था। दरअसल भारत ने पहले ही तय कर लिया था कि वो अब अपनी विदेश नीति किसी और के इशारे पर नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों और हालात के मुताबिक तय करेगा। भारत ने साफ कर दिया कि हम अफगानिस्तान के आम नागरिकों के साथ खड़े हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं और मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं। मगर इस प्रस्ताव में एक बुनियादी बात को बड़ी चालाकी से नजरअंदाज किया गया है। जिस चीज ने अफगानिस्तान को तबाह किया, उस पर कोई चर्चा ही नहीं। भारत ने अपनी बात में कहा कि अफगानिस्तान की सरजमी पर फलने फूलने वाले उग्रवादी संगठनों पर क्या कार्रवाई होगी, इस पर कोई साफ जिक्र नहीं है। और वही बात असल में इस संकट की जड़ है। भारत का इशारा उन संगठनों की तरफ था जो लंबे वक्त से उसकी सरहदों के पास गड़बड़ी फैलाने की साजिशें करते रहे हैं। भारत ने सीधे सीधे कहा, आप लोग आदर्श बातें करिए, मगर हम उन खतरों की चर्चा करेंगे जो हमारे पड़ोस में छुपे बैठे हैं। ये भारत की वही कूटनीति थी जो आज भावना नहीं, बल्कि व्यावहारिकता और राष्ट्रीय हित के हिसाब से तय होती है। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान में जिस समूह से संवाद के रास्ते खोलने की कोशिश की है, उसे पश्चिमी मुल्क भले पसंद न करें, मगर भारत इसे अपने रणनीतिक समीकरण में एक मोहरा मानता है। इस कदम के जरिए भारत ने चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के खेल को समझते हुए अपनी चाल चली है। दरअसल भारत अब उन देशों की लाइन में खड़ा नहीं होता जो सिर्फ आदर्श बातें करके समस्या के असली कारणों से मुंह मोड़ लेते हैं। भारत ने ये साफ कर दिया कि वह अब किसी भी विदेशी दबाव या तयशुदा नैरेटिव का हिस्सा नहीं बनेगा। उसकी अपनी सोच है, अपनी जरूरतें हैं और अपने हित हैं, और वही उसकी दिशा तय करेंगे। अब भारत वो मुल्क नहीं रहा जो दूसरों की नीति और दबाव में आकर अपनी दिशा तय करे। उसकी अपनी सोच है, अपने राष्ट्रीय हित हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखकर फैसले लिए जा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर अफगानिस्तान को लेकर भारत का ये बदला हुआ रवैया क्या इशारा कर रहा है? क्या भारत अब उस ताकत के करीब जा रहा है जिसे दुनिया शक की निगाह से देखती है? जवाब सीधा है, बिल्कुल नहीं। दरअसल भारत ने अपनी रणनीति को इस कदर धार दी है कि वह अब हालात की हकीकत को समझते हुए अपने हित साधने की कला में माहिर हो गया है। तालिबान को भारत ने अब तक वैध सत्ता के रूप में मान्यता नहीं दी है और न ही भविष्य में उसकी ऐसी कोई योजना है। लेकिन एक बात साफ है कि अफगानिस्तान की मौजूदा जमीनी सच्चाई को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए बातचीत के दरवाजे खुले रखे गए हैं। इस पूरे खेल की शुरुआत हुई थी साल 2022 में, जब काबुल में भारत ने अपनी एक तकनीकी टीम तैनात की। याद कीजिए, जब तालिबान ने 2021 में राजधानी काबुल पर कब्जा किया था, भारत ने फौरन अपना दूतावास बंद कर वहां से सभी कर्मचारियों को बुला लिया था। लेकिन सिर्फ एक साल के भीतर ही भारत ने चुपचाप वहां अपनी मौजूदगी फिर से दर्ज करा दी। दुनिया को दिखाने के लिए इसे मानवीय सहायता का मिशन बताया गया। और सच भी है कि भारत ने 500 मीट्रिक टन गेहूं, 330 मीट्रिक टन से ज्यादा दवाइयां, टीके और जरूरी सामान अफगानिस्तान को भेजा। लेकिन इसके पीछे असली मकसद कुछ और था। असल में ये एक रणनीतिक दांव था। चीन और पाकिस्तान को साफ संदेश देना था कि अफगानिस्तान की सरजमी अब तुम्हारे हवाले नहीं छोड़ी जाएगी। हम वापस आ गए हैं और अब यहाँ का खेल हमारे हिसाब से भी चलेगा। यही नहीं, पर्दे के पीछे भारत की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अपना अलग ही मोर्चा संभाल चुकी हैं। खबरें बताती हैं कि भारत ने तालिबान के अंदर उन गुटों से गुप्त बातचीत के रास्ते खोल लिए हैं जो इस्लामिक स्टेट
खुरासान प्रोविंस के खिलाफ हैं और जो पाकिस्तान के पाले हुए गुटों से भी दूरी बनाए रखना चाहते हैं। भारत की ये रणनीति सिर्फ औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं है। गुप्त संवाद और इंटेलिजेंस का खेल इस कदर तेज है कि भविष्य में होने वाली साजिशों की भनक पहले ही लगाई जा सके। यह दुश्मन की बिसात पर सेंध लगाने की वही चाल है जिसमें खेल भी उनका और नियम भी हमारे। और अब बात उस योजना की जो पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इस प्लान का नाम है जल अस्त्र। सिंधु जल समझौते के तहत भारत को अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करने का हक है, लेकिन पहले ये पूरी तरह नहीं हो रहा था। अब भारत ने नए प्रोजेक्ट शुरू कर उन धाराओं को नियंत्रित करने की तैयारी कर ली है जो पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। ये एक ऐसा दांव है जिसमें बिना बंदूक उठाए भी दुश्मन को झुकाया जा सकता है और इस पूरी रणनीति में तालिबान की भूमिका भी एक अहम मोहरा बनती जा रही है। पड़ोसी मुल्क में मची हलचल की असली वजह सिर्फ सिंधु नदी ही नहीं बल्कि एक और नदी है जो पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा मानी जाती है, काबुल नदी। ये नदी अफगानिस्तान से निकलती है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब के उपजाऊ इलाकों तक खेतों को पानी देती है। अब तक भारत का इस नदी पर कोई सीधा दखल नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान में सत्ता बदलने के बाद हालात पलट गए हैं। वहां की नई सरकार, जिसे पाकिस्तान भी अपने हिसाब से चलाना चाहता था, अब उसी पर तिरछी नजर रखे हुए है। ऐसे में भारत ने मौका देखकर नई बिसात बिछा दी है। बात चल रही है कि भारत तालिबान प्रशासन के साथ मिलकर काबुल नदी पर बड़े बड़े बांध और जल परियोजनाएं खड़ी करने की योजना बना रहा है। अगर ये योजना जमीन पर उतरती है तो सोचिए पाकिस्तान के लिए क्या हालात बनेंगे। एक तरफ भारत सिंधु नदी का पानी रोकेगा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से आने वाले पानी पर भी तालिबान के जरिए शिकंजा कसा जाएगा। इसे आप एक तरह का दोहरा जल चक्रव्यूह कह सकते हैं। ऐसा पानी का खेल जो पाकिस्तान की खेती, उसकी जमीन और उसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जड़ें हिला सकता है। मगर मामला सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। असली दांव तो कुछ और है। अफगानिस्तान की धरती के नीचे छिपा है वो खजाना जिसकी कीमत दुनिया के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को पलट सकती है। अफगानिस्तान को रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना कहा जाता है। उसके पहाड़ों के नीचे दबा है लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, सोना और ना जाने कितने बहुमूल्य खनिज। विशेषज्ञों की माने तो इनकी कीमत 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर के बीच आंकी गई है। ये वही खनिज हैं जिन पर आज की हाईटेक दुनिया टिकी हुई है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और आधुनिक हथियार सब इन्हीं दुर्लभ खनिजों पर चलते हैं। चीन ने पहले ही वहां अपनी नजर गड़ा रखी थी। उसका सपना था इन संसाधनों पर कब्जा करके पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को अपनी मुट्ठी में करना। लेकिन भारत ने यहाँ भी चाल चल दी। तालिबान को ऑफर दिया गया, तुम हमें खनन का अधिकार दो, बदले में हम तुम्हें सड़कें, बिजली, स्कूल, अस्पताल और सुरक्षा देंगे। यानी जो वादे अब तक चीन करता आया है वो अब भारत ने कर दिखाने की तैयारी कर ली है। अगर ये डील हो जाती है तो इसका असर कई गुना होगा। भारत को अपनी मेक इन इंडिया योजना को नई ताकत मिलेगी और चीन को उस संसाधन से दूर किया जा सकेगा जिस पर उसकी आधी रणनीति टिकी थी। ये होगा असली आर्थिक पलटवार। इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो समझ आता है कि भारत एक ऐसी ग्रैंड स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है जिसमें कूटनीति, सुरक्षा, इंटेलिजेंस, जल कूटनीति और खनिज संसाधनों की जंग सब कुछ एक साथ चल रहा है। अब खेल सिर्फ बातों और बैठकों तक सीमित नहीं रहा। भारत ने पड़ोस में एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जो सीधे सीधे चीन और पाकिस्तान के सपनों पर पानी फेरने की ताकत रखता है। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ भारत का संवाद इसी बड़े प्लान का हिस्सा है। जिस आर्थिक गलियारे को चीन और पाकिस्तान अपनी बड़ी कामयाबी मानते थे, जिसे दुनिया CPEC के नाम से जानती है, उसकी नसें अब भारत के इस कदम से दबने लगी हैं, क्योंकि यह गलियारा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे अस्थिर इलाकों से होकर गुजरता है और इन इलाकों में तालिबान का असर अब भी बरकरार है। भारत तालिबान के उन धड़ों के जरिए इन रास्तों में रुकावटें खड़ी कर सकता है। अगर ये इलाके अस्थिर हुए तो खरबों डॉलर के इस प्रोजेक्ट का हाल वही होगा जो किसी अधूरे पुल का होता है। भारत की दूसरी बड़ी बाजी है खुफिया जानकारी का जाल। अपने शक्तिशाली सैटेलाइट्स जैसे इजराइल के एरोसबी और स्वदेशी रिसेट के जरिए भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहद पर लगातार नजर रखे हुए है, दिन रात 24 घंटे। अब भारत इस डेटा को तालिबान पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो साफ कह सकता है, तुम्हारी जमीन पर फल फूल रहे ये उग्रवादी समूह हमारे लिए खतरा है, या तो इन्हें तुम काबू करो या फिर हम अपने तरीके से निपट लेंगे। इस योजना की कामयाबी के लिए अफगानिस्तान का सहयोगी बनना बेहद जरूरी है। अगर भारत तालिबान के साथ एक समझौता कर लेता है जिसमें ट्रांजिट अधिकार मिल जाए तो भारतीय सामान चाबहार से अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया और आगे यूरोप तक बिना पाकिस्तान की इजाजत के जा सकेगा। सोचिए पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा।
जिस देश ने दशकों तक भारत की राह रोकने की कोशिश की वो खुद किनारे होता दिखेगा। भारत की ये चाल उसकी व्यापारिक मोनोपोली को हमेशा के लिए तोड़ सकती है और ये वही सपना है जिसे भारत बरसों से देखता आया है। अब साफ है ये वो भारत है जो पुरानी बेड़ियां तोड़ चुका है। न अब वो नेहरूवादी आदर्शवाद में बंधा है, न गुटनिरपेक्षता की परछाई में जी रहा है। ये अब चाणक्य का भारत है जो वक्त और जरूरत के हिसाब से साम, दाम, दंड, भेद हर नीति का इस्तेमाल करना जानता है। जहां एक तरफ लोकतांत्रिक साझेदारी के नाम पर अमेरिका और यूरोप से हाथ मिलाता है तो दूसरी तरफ रूस से तेल और हथियार भी लेता है। और जब अपने हित की बात आती है तो तालिबान जैसे संगठनों से भी बातचीत करने से पीछे नहीं हटता। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, क्या तालिबान के साथ भारत का ये नया रिश्ता उसे फायदे की तरफ ले जाएगा? क्या चीन और पाकिस्तान इस बिसात पर भारत के इन दावों का जवाब दे पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए।